नमस्कार दोस्तों, मैं राम पारिजातम, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके हाजिर हूँ, चकबंदी। सर, ये क्या होता है? हम इस पूरे वीडियो में समझेंगे कि चकबंदी क्या होता है, चकबंदी क्यों होती है, ऐसी कौन कौन सी ज़मीनें होती हैं जहाँ पे जिन ज़मीनों के ऊपर चकबंदी नहीं लगती है, और बेसिकली चकबंदी जिस टाइम पे इनिशिएट होती है तो क्या सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही चकबंदी को प्रपोज कर सकती है या पब्लिक अपने आप से चकबंदी प्रपोज नहीं कर सकती। चकबंदी आने के बाद ऐसे कौन कौन से काम हैं जो हमको करने होते हैं, नहीं करने होते हैं, और हमारे चकबंदी के दौरान क्या अधिकार हैं, क्या अधिकार नहीं हैं। तो हम इस पूरे वीडियो के अंदर इन सारी चीज़ों को कोशिश करेंगे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की। करेक्ट। तो सर, अब कम समय लगाते हुए शुरू करते हैं। बेसिकली चकबंदी होता क्या है? चकबंदी चकों की ये दो शब्दों से, चक और बंदी। तो चक क्या होता है? चक का मतलब क्या होता है कि सर एक ज़मीन का छोटा हिस्सा, राइट। तो आपके पास में जो किसान हैं, किसान को हम लोग यहाँ पे टेन्योर होल्डर बोलते हैं। तो किसान के पास में सर क्या हुआ कि एक ज़मीन है और एक ही गांव में उसके पास में मल्टीपल जगह पे ज़मीन है, और वो किसी ज़मीन के ऊपर कुछ बो रहा है, किसी ज़मीन के ऊपर कुछ बो रहा है, या मान के चलते हैं एक ही ज़मीन के ऊपर एक साथ बो रहा है। तो अब उसको मल्टीपल जगह पे जब ज़मीनें होती हैं तो जुताई करने में, पानी लगाने में, तो अब मल्टीपल जगह ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने ये महसूस किया कि अगर हम किसानों को इनकी ज़मीन को कंसोलिडेट कर दें, इनकी ज़मीन को मिला लें, इनकी ज़मीन को छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के एक बड़ा टुकड़ा इनको दे दें, तो इनकी खर्चे लागत कम आ जाएंगे और इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो यही सर, जोड़ने की प्रोसेस को, छोटे टुकड़ों को जोड़ के बड़ा टुकड़ा देने की प्रोसेस को क्या करते हैं? कंसोलिडेशन बोलते हैं। हिंदी में चकबंदी बोला जाता है, राइट सर। तो हम लोगों ने समझ लिया इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, चक क्या होता है। तो जब कभी चकबंदी होने के बाद, मतलब ये छोटे प्लॉट्स के टुकड़ों को बराबर करके जो है कि किसी एक इंसान को जब दे दिया जाता है तो उसको चक अलॉट होता है। तो चक बंदी, राइट, छोटे छोटे टुकड़ों की बंदी को बना के चक बना दिया जाता है। तो कलेक्शन, अब कंसोलिडेशन का रियल मीनिंग समझ लेते हैं अगर हम लोग छोटा था। तो सर ये होता क्या है? रीअरेंजमेंट ऑफ द होल्डिंग्स इन अ यूनिट। यहाँ पे बात समझने वाली है कि ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए कि आपकी दो गांव के अंदर एक ज़मीन है लेकिन एक ही गांव कंसोलिडेशन में, या मान के चलते हैं दोनों ही गांव कंसोलिडेशन में, तो आपकी दो गांव की ज़मीन नहीं मिलाएंगे वो लोग जब तक कि स्पेशली नोटिफाइड नहीं होगा कि ये दो गांव को वो एज अ सिंगल यूनिट नहीं मानेंगे। करेक्ट। तो यूनिट का मतलब गांव, एक गांव के अंदर मल्टीपल आपकी जो होल्डिंग्स होंगी उनको मिलाने के लिए जो है कि जब काम किया जाता है तो उसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। करेक्ट। अब सर समझना है अपने को दूसरा सवाल, सर कंसोलिडेशन मतलब चकबंदी में ऐसी कौन कौन सी ज़मीनें हैं जिनके ऊपर चकबंदी कानून नहीं अप्लाई होता है। अगर किसी यूनिट में, किसी गांव में कोई ऐसी ज़मीन है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उनमें से किसी एक कैटेगरी को बिलोंग करती है, तो उस ज़मीन को चकबंदी के दायरे से बाहर रखा जाता है। उस ज़मीन को आप कंसोलिडेट नहीं कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी ज़मीन है? सबसे पहली ज़मीन सर ऐसी जहाँ पे उपवन है, कोई छोटा सा जंगल है, कोई वृक्ष वाटिका टाइप की ज़मीन है, और जो जिस साल चकबंदी अनाउंस हुई है उससे जस्ट पहले था, उससे एक साल पहले वाले एग्रीकल्चर ईयर में, फसली वर्ष में ये उपवन हुआ करता था, जंगल हुआ करता था, कोई वृक्ष वाटिका हुआ करती थी, तो वहाँ पे चकबंदी नहीं लगेगी। इसके अलावा सर अपने को क्या चाहिए? दूसरी चीज़, कोई ऐसी प्रॉपर्टी, कोई ऐसी ज़मीन जो नदियों से संबंधित है और वहाँ पे मिट्टी का कटाव होता रहता है। ठीक है, ऐसी कोई ज़मीन जो नदियों से संबंधित है, फ्लूवियल है, और वहाँ पे मिट्टी का कटाव होता रहता है, तो उस वाली ज़मीन को भी हम चकबंदी के दायरे से बाहर रखेंगे। फिर तीसरी चीज़ कानून ने लिखी कि जो सेक्शन 132 उत्तर प्रदेश जमींदारी अबॉलिशन एक्ट एंड लैंड रिवोल्यूशन एक्ट 1950 के अंतर्गत लिखी हुई ज़मीनें होंगी, उस सेक्शन के अंदर कुछ ज़मीनें लिखी तो उनको भी जो है कि चकबंदी से बाहर कर दिया। तो सर वो कौन सी हैं? चारागाह। आपके गाँव में अगर कोई चारागाह की ज़मीन है तो सर वो चकबंदी के बाहर है। करेक्ट। ऐसी कोई ज़मीन जहाँ पे पानी भरा हुआ तालाब टाइप का है और उसके अंदर सिंघाड़े या कोई और क्रॉप जो है उसको उगाने का काम होता है, तो वो ज़मीन भी चकबंदी से बाहर रहेगी। सर ऐसी कोई ज़मीन जो कि एक नदी का बेस है, नदी का बेड है जिसके ऊपर नदी बहती है, लेकिन वहाँ पे कभी कभी कैजुअल बेसिस के ऊपर कल्टीवेशन मतलब खेती का काम होता है।
फॉर एग्जाम्पल हम समझ लें कि अगर आपके गांव में आपकी एक ज़मीन ऐसी जगह पे है जिस जगह पे एक नदी निकली हुई है और वो नदी कटाव होते होते आपके खेत तक पहुंचती है, और आप जब वहाँ पे पानी का फ्लो होता है, लेकिन जब पानी का फ्लो नहीं होता है तो आप वहाँ पे गर्मियों में तरबूज उगा सकते हो, तरबूज की आप खेती कर रहे हो, तो सर उस वाली ज़मीन के ऊपर आपकी ये चकबंदी कानून नहीं लगेगी। इसके अलावा सर क्या हुआ, कोई ऐसी ज़मीन जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्लियरली डिक्लेयर कर रखी हो टोंगिया प्लांटेशन के लिए। सर टोंगिया प्लांटेशन कुछ और नहीं है, एक जंगल लगाने की प्रक्रिया है, जंगल, छोटे से जंगल उगाने की। तो इसमें सर होते क्या है कि गवर्नमेंट एक ज़मीन को डिक्लेयर करेगी, उस ज़मीन के ऊपर टोंगिया प्लांटेशन के अंतर्गत अब ये होता क्या है, ऐसे ऐसे करके मान लीजिए ये एक प्रॉपर्टी है पूरी, तो इसमें ये बोला जाता है कि जो है कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ये पेड़ लगाएंगे, बड़े घने पेड़, राइट। ये पेड़ लगा दिए जाते हैं, और जब ये पेड़ लगा दिए जाते हैं तो शुरुआत के 4-5 साल तक तो ये पेड़ छोटे बच्चे होते हैं, तो ये बीच का जो स्पेस है ना सर, ये स्पेस खाली रहता है खेती करने के लिए। तो 4-5 साल तक के लिए स्पेस रहता है, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे खेती इम्पॉसिबल हो जाती है क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई ज़मीन है तो जो है कि आपकी वो ज़मीन भी इसके दायरे से बाहर है। फिर क्या हुआ, अब हम समझते हैं इसके बाद में कोई और ज़मीन, ऐसी कोई ज़मीन जो पब्लिक पर्पजेस के लिए वहाँ पे हेड कर रखी हुई है, तो वो भी इससे बाहर है। और कौन सी ज़मीन, कोई ऐसी ज़मीन जो मिलिट्री की कैंपिंग के लिए है, या मान के चलते हैं रेलवे की बाउंड्री के अंदर आ रही है, आपके गांव से रेलवे लाइन निकली हुई है तो रेलवे लाइन की बाउंड्री के अंदर कोई ज़मीन आ रही है तो वो ज़मीन भी चकबंदी के दायरे से बाहर है। अगर कोई ज़मीन कैंटोनमेंट एरिया के अंदर सिचुएटेड है, मान लीजिए कोई ऐसा गाँव है जिसका सर्टेन पार्ट कैंटोनमेंट एरिया के अंदर भी जा रहा है, तो वो वाली ज़मीन जो है वो भी चकबंदी के दायरे से बाहर है, राइट। कोई ऐसी ज़मीन जो आपके गांव में, जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे तालाब टाइप के बनाए जाते हैं, वहाँ पे जो है कि वेस्ट पूरा का पूरा गांव का जाता है, एक तालाब टाइप का होता है, तो वो वाली ज़मीन भी आपकी चकबंदी के दायरे से बाहर है, राइट सर। तो इसके अलावा अगर मान लीजिए म्यूनिसिपैलिटी एक्ट के अंदर या यूपी टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट के अंदर कोई पर्टिकुलर ज़मीन सैंक्शन कर दी जाती है और वो किसी गांव को, उस पर्टिकुलर यूनिट को बिलोंग कर रही है जिस यूनिट के अंदर चकबंदी का काम चल रहा है, तो वो वाली ज़मीन भी चकबंदी के दायरे से बाहर रहेगी, करेक्ट। इसके बाद में और क्या होता है कि अगर कोई ऐसी ज़मीन जो यूपी इसमें चकबंदी एक्ट के अंतर्गत लिखा हुआ है कि ये पब्लिक पर्पज़ की ज़मीन है, जैसे गांव की चक रोड हो गई, राइट, तो वो वाली ज़मीनें भी चकबंदी के दायरे से बाहर होंगी, ओके। फिर अपने को समझना है और कौन सी ज़मीनें हैं जो चकबंदी के दायरे से बाहर हैं। कोई ऐसी ज़मीन जिस जगह के ऊपर पानी बहुत ढेर सारा रुका रहता है, राइट, पानी इतनी जल्दी खाली नहीं होता है, तो वो वाली ज़मीन भी चकबंदी के दायरे से बाहर है। कोई ज़मीन जो ऊशर है, कोई ज़मीन जो कल्लर है, कोई ज़मीन जो रिहाला है, वो सारी टाइप ऑफ ज़मीन जिनके ऊपर कल्टीवेशन मुश्किल होता है, वो वाली ज़मीनें भी चकबंदी के दायरे से बाहर हैं। और कौन सी ज़मीन सर बाहर है, ऐसी कोई ज़मीन जो बेनामी है, 1947 के टाइम पे बहुत सी बेनामी प्रॉपर्टीज़ बनी हुई थी, तो वो वाली ज़मीनें जो बेनामी हैं वो भी चकबंदी के दायरे में नहीं आती हैं, राइट सर। अब हमें समझना क्या है, हमारा तीसरे नंबर का जो सवाल है, क्या चकबंदी की नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है, क्या पब्लिक अपने आप से इस चीज़ को इनिशिएट नहीं कर सकती? क्योंकि ये तो एक अच्छी प्रोसेस है भाई। एक गांव के अंदर अगर लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है तो वो लोग चाहते हैं कि सरकार अपने स्तर से, सरकार सुन ही नहीं रही है, कोई बात नहीं, वो नई नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, लेकिन हमें आवश्यकता है और हम म्यूचुअली अग्रीड हैं, तो क्या हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो सर सरकार के पास सेक्शन 4 में पावर दी हुई है कि वो किसी भी ज़िले को पूरा या किसी ज़िले के किसी भी यूनिट को नोटिफाई कर दें कि हम साहब यहाँ चकबंदी कानून अभी अप्लाई कर रहे हैं, राइट। और या फिर पब्लिक, सर्टेन पब्लिक एक गांव की है, लॉ में लिखी हुई है, वो सर्टेन पब्लिक जाके एप्लीकेशन देती है, बट वहाँ पे थोड़े पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि लॉ में ये भी लिखा है कि वो जो स्कीम बनाएंगे पूरी, असल में चकबंदी करने के लिए जब नोटिफिकेशन आती है उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्रक्रिया किस चीज़ की? चकबंदी की स्कीम बनाने की, कि हम चकबंदी कैसे कंप्लीट करेंगे। तो ये जो स्कीम बनाना है ये अपने को इस कानून के दायरे के अंदर रह के बनाना होता है। तो जब हम ये स्कीम बनाएंगे तो ये कानून के दायरे में बने और वो जो पब्लिक का ग्रुप है वो उस स्कीम को प्रॉपर अच्छे तरीके से बनाए, क्योंकि उसके अंदर कंपनसेशन की बातें होती हैं
किस तरीके से क्या क्या होना है, सारी डिटेल्ड बातें होती हैं। तो अगर वो स्कीम बनी और वो इस कानून के अंतर्गत बनी तो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन के पास जाके पब्लिक वो उनको सर्टन डेट पे जाके उनको जो है कि सबमिट करेंगे, और अगर उनको समझ में आता है कि ये पूरे कानून का पालन हुआ है तो वो उस स्कीम को अप्रूव कर देंगे एज अ चकबंदी स्कीम, करेक्ट, और चकबंदी हो जाएगी। तो देखा जाए चकबंदी दो तरीके से हो सकती है, या तो गवर्नमेंट के माध्यम से या फिर पब्लिक के माध्यम से खुद से। सर क्या चकबंदी होने के बाद दोबारा गवर्नमेंट बस आज चकबंदी की उसके 3 साल बाद फिर आ गई कि साहब फिर चकबंदी? तो नहीं सर, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट को क्या करना है, चकबंदी करने के बाद आपको 20 साल का समय दिया हुआ है कि आप दोबारा चकबंदी नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। तो क्या कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन भी हैं? हाँ बिल्कुल हैं। 10 साल के अंदर भी आपके पास एक्सेप्शनल सिचुएशन के अंदर राइट्स हैं। तो एक्सेप्शनल सिचुएशन सर नहीं डिफाइंड है कानून के अंदर, ये उनके पास में एक ओपन राइट है कि वो अगर कुछ एक्सेप्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ पे चकबंदी कर सकते हैं, राइट सर। अब चकबंदी क्या, अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि क्या जब चकबंदी का ऑर्डर आ गया तो क्या ये पॉसिबल है कि चकबंदी कैंसिल हो जाए? बिल्कुल सर, चकबंदी का ऑर्डर आने के बाद गवर्नमेंट के पास पूरा अधिकार है कि वो चकबंदी कैंसिल कर दें। अगर चकबंदी कैंसिल कर देंगे तो सारी की सारी प्रोसेस जो हुई है वो ख़त्म हो जाती है। ओके, अब मान लेते हैं चकबंदी चल रही है, चकबंदी कैंसिल नहीं की, तो चकबंदी कैंसिल नहीं करेंगे तो गांव के जितने भी काम होते हैं वो सब तहसील स्तर पे मल्टीपल लेखपाल, कानूनगो, इन सब के पास में होते हैं, राइट। अपने अपने ड्यूटीज़ के लिए ये डिफरेंट पर्सनालिटीज़ अपॉइंट होती हैं। तो लेकिन जब कभी किसी गांव में चकबंदी अनाउंस हो जाएगी, जब कभी किसी यूनिट में चकबंदी अनाउंस हो जाएगी, तो जब तक कि चकबंदी कंप्लीट नहीं हो जाती या फिर चकबंदी कैंसिल नहीं हो जाती, करेक्ट, तो वहाँ पे एक डिप्टी डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर को जो है कि ये एम्पावरमेंट कर दिया जाता है, एक उनको पावर्स दे दी जाती हैं कि अब आप अपने नीचे अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड करना शुरू करो इस चकबंदी को फाइनलाइज करने के लिए। तो वो अपनी टीम के लिए कैसे सर्वे करना है, उनकी टीम एंटर कर सकती है गांव के अंदर, सर्वे कर सकती है, नपाई कर सकती है, वो कुछ भी इसके अलावा कोई और ऐसा भी काम कर सकते हैं जो उनको इस चकबंदी को कंप्लीट करने में आवश्यक होते हैं। सर जब भी कभी ये जो है कि काम चल रहे होते हैं, राइट, जब चकबंदी अनाउंस हो जाती है तो चकबंदी अनाउंस होने के बाद में ऐसे लगभग 4 काम हैं जो अभी तक तहसील स्तर पे कोई डिफरेंट लेखपाल अधिकारी कर रहे होते थे, उनकी जगह पे सर अब ये काम कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर के पास में चले जाते हैं। सबसे पहला कि ज़मीन की ओनरशिप, मतलब ज़मीन के राइट्स के रिकॉर्ड किसके पास में, गांव का नया नक्शा प्रिपेयर करना, वहाँ के खसरे प्रिपेयर करना, ठीक है, और वहाँ पे जो आपका फसली वर्ष है उसकी डिटेल्स प्रिपेयर करना। अब जब ये का सारा काम डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन के पास पहुँच जाता है तो बाकी सारे लोग जिनके पास पहले से ये काम करने के अधिकार थे वो वहीं पे वंचित हो जाते हैं, राइट। सर जिस समय चकबंदी अनाउंस हो जाती है उस समय आपको क्या नहीं करना चाहिए? तो लॉ में साफ लिखा हुआ है कि किसी भी किसान को, किसी भी जमीन ओनर को वहाँ पे ये कुछ काम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन काम के अलावा आप उस जमीन जो कि चकबंदी के दायरे में है उसके ऊपर कुछ और नहीं करोगे। तो क्या उन्होंने अलाउ कर रखा है? सर आप खेती का काम, एग्रीकल्चर कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, आप एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हो, आप फिशरीज का काम कर सकते हो, पोल्ट्री का काम लगा सकते हो, राइट। मतलब खेती का काम कर लो, उद्यान वगैरह का काम कर लो, गाय भैंस पालने का काम कर लो, फिशरीज का काम कर लो, या फिर मुर्गी पालन का काम कर लो। इसके अलावा अगर आपने कोई और काम करना है ना तो आपको प्रीवियस अप्रूवल चाहिए होगी। इसकी चाहिए होगी सर सेटलमेंट ऑफिसर की। सेटलमेंट ऑफिसर मतलब बंदोबस्त अधिकारी की। ओके, मान लीजिए कि चकबंदी अनाउंस हुई लेकिन आप इन जो है कि 5 कामों के अलावा आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई छठा काम हो रहा था तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो काम चल रहे थे वो एज इट इज चलते रहेंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं। कोई नया काम नहीं कर सकते हो, पुराने जो काम है वो आपके चलते रहेंगे, राइट। अब क्या होगा कि इसके अलावा सर कोई अगर लिटिगेशन चल रही है ड्यू टू नोटिफिकेशन, ये जो मैं आपको काम बताने वाला हूँ जो कि किसी भी कोर्ट वगैरह में चल रहे होंगे, ये सारे काम कोर्ट क्या करेगी, उन पर्टिकुलर पार्टीज को, दोनों को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी, और बाद में जब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद में वो वहाँ पे क्या करेगी, अबिट कर देगी। अबिट का मतलब ये केस फॉर द टाइम बीइंग कैंसिल हो गया।
अब वहाँ पे नहीं चलेगा, ये आगे फॉरवर्ड चला जाएगा, जो भी चकबंदी के अधिकारी हैं ये उनके कार्य क्षेत्र में चला जाएगा। तो अगर कोई करेक्शन का रिकॉर्ड है, कोई डिक्लेरेशन ऑफ मतलब कोई ओनरशिप का अगर कोई केस चल रहा है, तो वो वहाँ से उस पर्टिकुलर कोर्ट के पास से, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे हो चाहे वो अपीलेट लेवल पे हो, वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और वो चकबंदी अधिकारियों के पास में, कंसर्न अधिकारी के पास में आ जाएगा और वो उसको करना होगा। अब अबेटमेंट के बाद में अग्रीड पार्टी जो है, अब मान लीजिए कि पुराना केस चल रहा था, वहाँ पे कुछ बातें की थी, तो जो भी पार्टी अग्रीव्ड है, जो भी प्रताड़ित हुई वाली पार्टी है, वो अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन ऑफिसर के सामने कोई भी अपना सवाल रख सकती है कि साहब ये ऐसा ऐसा हुआ था, कोई अपनी सारी बातें बताने का उनके पास में पूरा का पूरा अब जो है कि अधिकार है। तो अबेटमेंट का मतलब क्या होता है, केस विल नॉट कंटिन्यू अंटिल द जज गिव्स अप्रूवल टू रिज्यूम, मतलब जज ने कह दिया कि अभी अपने को नहीं करना है, राइट। अब अगर किसी भी रीजन से चकबंदी कैंसिल हो जाती है, मैंने आपको बताया चकबंदी कैंसिल हो सकती है, तो अगर किसी भी रीजन से चकबंदी कैंसिल हो जाती है, तो जो पहले हम जज साहब ने ऑर्डर पास किया था अबेटमेंट का, कैंसिलेशन का, कि अभी हमने नहीं सुनना, तो वो वाला जो ऑर्डर था वो अपने आप वेकेट कर जाएगा, मतलब अपने आप खत्म हो जाएगा और वापस से केस वहीं से रिज्यूम हो जाएगा, राइट। अब क्या है, पोस्ट नोटिफिकेशन, जब भी कभी कोई अनडिस्प्यूटेड सक्सेशन का केस होगा, मतलब किसी के फादर की डेथ हो गई और बहुत इजी है, उनके एक ही बेटे हैं, उन्हीं के पास जमीन जानी है और कोई डिस्प्यूट नहीं है, दो बेटे हैं, दोनों लोगों ने अपना आपस में सहमति बना रखी है, कोई अनडिस्प्यूटेड म्यूटेशन है, ठीक है, मतलब दाखिल खारिज कोई होनी है और कोई भी वहाँ पे डिस्प्यूट नहीं है, तो ये सारा का सारा काम कंसोलिडेटर या असिस्टेंट कंसोलिडेटेड ऑफिसर जो होगा वो करेगा। उसके लिए आपको तहसील वाले जो अधिकारी हैं सॉरी, उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं है, राइट। अब जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर का जो काम होता है वो जो है कि रिवाइज करेगा, क्या रिवाइज करेगा, नक्शा रिवाइज करेगा, वो खसरा वाली किताब रिवाइज करेगा, वो अभी का जो है कि फसली रजिस्टर जो चल रहा होगा वो रिवाइज करेगा, किसके साथ में, कंसोलिडेशन कमेटी के साथ में, ठीक है। और ईच प्लॉट किसके बेसिस पे रिवाइज करेगा सर, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, उस पर्टिकुलर हर प्लॉट को उनकी प्रोडक्टिविटी, उसकी लोकेशन क्या है और वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज कैसी अवेलेबल हैं, उस प्रॉपर्टी के ऊपर कौन से पेड़ लगे थे, कुआं है या नहीं है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, कितने ओनर हैं, अगर एक से ज़्यादा ओनर हैं तो उनका शेयर कितना है, जॉइंट होल्डिंग है तो कितना है, राइट। और उसके बाद में उसकी खसरा चकबंदी बन जाती है, तो उस प्लॉट की खसरा चकबंदी बन जाती है। अच्छा, ये सारे काम करने के लिए क्या होता है कि इनको जमीन पे पैदल चल के जाना होता है, प्लॉट टू प्लॉट, इसको पड़ताल बोलते हैं, तो एकदम बेसिक लेवल की पड़ताल करनी होती है, राइट सर। अब असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर जो है वो कंसोलिडेशन कमेटी के साथ में एक स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स बनाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि सर जब हम कोई काम करने जा रहे होते हैं तो इस काम को करने के लिए हमने एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बना लिया कि अपने को ये करना है, ऐसे करना है, ये नहीं करना है, राइट। तो जब हम ये स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं तो ये जो स्टैंडर्ड्स जिसमें बनाए जाते हैं उनको स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं कि ये वाले प्रिंसिपल्स हम, और ये स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स बनाते टाइम पे अपने को आगे आने वाले टाइम पे वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी होगी, वहाँ पे ग्राम सभा में क्या होगा, मल्टीपल चीज़ें, स्कूल्स वगैरह, इन सारी चीज़ों को एक तरीके से प्लानिंग डिपार्टमेंट का जो काम होता है इसको कंसीडर करते हुए ये काम करना होता है, राइट। अब जब ये ऊपर के दोनों चीज़ें हम लोगों ने बना ली, एक तो आपकी खसरा चकबंदी बना ली और एक स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स बना लिया, तो ये दो के दोनों चीज़ें पब्लिक जो उस यूनिट, उस गांव के अंदर रहने वाली पब्लिक है उसके पास में अवेलेबल करवाएंगे। किस चीज़ के लिए अवेलेबल करवाएंगे सर, इस चीज़ के अवेलेबल करवाएंगे कि आप आओ, इस पे ऑब्जेक्शन दो कि कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं किया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही रहना आपको है तो आप बताओ मेरे को, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है कि पब्लिक के पास में ओपन टाइम रहता है कि वो 15 दिनों के अंदर, जिस दिन उनको नोटिस रिसीव हुआ उससे या फिर जिस दिन नोटिस इशू हुआ वहाँ से जो है कि विच एवर इज अर्लियर, उन दोनों में से जब भी 15 दिन पहले खत्म हो जाएंगे तो तब उतने दिन के अंदर उनको जो है कि ये कंप्लीट करना होता है, जाके नोटिस का रिप्लाई करना होता है। जो ऊपर जो है कि जो डॉक्यूमेंट बने उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जाके ऑब्जेक्ट करना होता है कि नहीं ये गलत लिखा है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। अब असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर क्या करेगा, जो भी ऑब्जेक्शंस आए हैं उनको सेटल करेगा, और अगर असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर सेटल करने में असमर्थ रहता है तो वो कंसोलिडेशन ऑफिसर के पास में ये वाला केस मैटर कर देगा, राइट। और सेम तरीके स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स के ऊपर भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद में कंसोलिडेशन कमेटी के साथ में डिस्कस करके उसको डिस्पोज कर दिया जाता है।
असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर और कंसोलिडेशन ऑफिसर। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, ये कॉम्पिटेंट कोर्ट माने जाते हैं, मतलब इनको सिविल कोर्ट की, क्योंकि ये सिविल का ही मैटर है तो सिविल कोर्ट की पूरी पावर्स होती हैं, हम आगे समझेंगे भी इस चीज़ को। अब क्या होता है सर, अगर जब भी कभी ऊपर जो है कि 15 दिन के टाइम दिया और हमारे ऑब्जेक्शंस गए और ऑब्जेक्शंस होने के बाद उन्होंने उस ऑब्जेक्शन को फाइनलाइज किया, और फाइनलाइज होने के बाद में अभी भी हमारे जिसने ऑब्जेक्शन किया था वो आदमी क्या कह रहा है, नहीं साहब ये तो हमारे हित में है ही नहीं, राइट। तो उस केस में वो सेटलमेंट ऑफिसर के पास में एक अपील दायर कर सकता है, बट ये जो अपील होगी ये अपील फाइनल होगी, इसके बाद में फर्दर कोई और अपील नहीं होगी। जो अपील सेटलमेंट ऑफिसर ने डिसाइड कर दिया वो फाइनल हो गया। तो सर क्या अब मतलब क्या सेटलमेंट ऑफिसर की बात माननी पड़ेगी? हम सही हैं फिर भी क्या सेटलमेंट ऑफिसर की बात माननी पड़ेगी? तो सर कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास रिट्स हैं, आप हाई कोर्ट में रिट्स डाल सकते हैं उन पर्टिकुलर डिसीजंस के अगेंस्ट जो आपको लगता है कि नहीं ये इन्होंने अपनी गलत कैपेसिटी का इस्तेमाल किया है या फिर हमारी बातों को ढंग से समझने की कोशिश नहीं की और सही डिसीजन नहीं है, तो उस केस में आप रिट्स का इस्तेमाल करने के लिए एकदम फ्री हैं। फिर क्या होगा सर, एनुअल रजिस्टर जो उनका फसली रजिस्टर है ये वापस से प्रिपेयर किया जाएगा। प्रिपेयर करने के बाद में इसको पब्लिश करेंगे, राइट, और पब्लिश करने के बाद में क्या करेंगे, उसको ऑब्जेक्शंस के लिए फिर से जो है कि ओपन कर देंगे और अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आते तो उसको फाइनल मानेंगे। असेसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू ऑन अ न्यू होल्डिंग। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला है रिडक्शन ऑफ द लैंड। अब होता क्या है कि सर मान लीजिए कि किसी के पास कुछ ज़मीन थी और किसी के पास जब उनकी ज़मीन को कंसोलिडेट किया तो उनको दूसरी जगह पे ज़मीन अलॉट की गई, तो हो सकता है उनको ज़मीन थोड़ी सी ज़्यादा अलॉट हो जाए, थोड़ी सी कम अलॉट हो जाए, करेक्ट। तो उस केस में क्या होगा कि जो लैंड रेवेन्यू होता है, जो स्टैम्प ड्यूटी होती है, वो वहाँ पे कम ज़्यादा हो सकती है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स जो होंगे उसके अंदर ये लैंड रेवेन्यू कैसे डिसाइड करेंगे उसका पूरा फॉर्मूला बनाया गया होगा, राइट। और अगर उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करने के बाद में आपको लगता है कि लैंड रेवेन्यू ज़्यादा आ रहे हैं, कम आने चाहिए, तो आपके पास ये अधिकार रहता है कि आप 15 दिन के अंदर जो है कि पब्लिक जिस दिन ये आपकी डिटेल पब्लिश हो रही है कि आपको इतने रुपए पे करना है, आप जो है कि प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम बनने के 15 दिन के अंदर क्या करोगे, उसको कंटेस्ट कर सकते हो, राइट। आप पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ के पास में जाके जो है कि असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर हैं उनके पास जाके उनको बता सकते हो कि नहीं साहब ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, इतनी कैलकुलेशन होनी चाहिए, करेक्ट। तो वो उसको जो है कि सही करेंगे। एनी टेन्योर होल्डर में अप्लाई फॉर अमलगमेशन। बहुत अच्छी चीज़ कि क्या सर मान लीजिए हम और आप दोनों लोग भाई भाई हैं, हमारे दोनों के बीच में, हमारे आपके बीच में अच्छी बनती है। अब हम चाहते हैं कि हम जब कंसोलिडेशन हो हमारी ज़मीन अगर एक साथ आ जाएगी तो हम पार्टनरशिप में एक ही धंधा कर जाएंगे, तो हम चाहते हैं कि हमारी ज़मीन एक साथ हो जाए, भले ही हम अलग यूनिट होल्डर हम अलग ज़मीन ओनर हैं, आप अलग ज़मीन ओनर हो, तो अगर हमारी कंसोलिडेशन में हो सकता है हमको अलग जगह मिल रही हो, आपको अलग जगह मिल रही हो, बट हम चाहते हैं कि हम दोनों को एक साथ मिल जाए जिससे हम तो इसको बोलते हैं अमलगमेशन। तो सर ये पावर भी जो है कि अलाउड है, अगर कंसोलिडेशन ऑफिसर को लगता है कि ये उनके इंटरेस्ट में है तो वो उसको अलाउ कर सकता है बिना किसी दिक्कत के। एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंसोलिडेशन द एरिया ऑफ द होल्डिंग and the holding allotted to the tenure holder shall not differ with the area of the original holding by more than 25%। सर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि किसी के पास में 100 बीघे ज़मीन थी इन टोटलिटी, लेट से किसी के पास 100 बीघे ज़मीन थी और कंसोलिडेशन के बाद उसको ज़मीन अब 65 बीघे मिल रही है। मान लीजिए उसका रकबा ज़्यादा हो, मान लीजिए उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें ज़्यादा हों, तो क्या 100 के बदले 65 बीघे ज़मीन दे सकते हैं? सर नहीं दे सकते हैं। मैक्सिमम कितना अलाउड है? 25% तक आप डिक्रीज पॉसिबल है, उससे अधिक नहीं, मतलब 75 से कम नहीं मिलेगी, राइट। लेकिन मान लीजिए कि किस और इसके अलावा 3 से ज़्यादा प्लॉट्स भी नहीं मिलेंगे चकबंदी में। मान लीजिए हमने एक इंसान को उसकी सारी ज़मीन को कंसोलिडेट चकबंदी करने के बाद में उनको तीन प्लॉट की बजाय 4 प्लॉट अलॉट, 3 ही प्लॉट अलॉट करने हैं, 3 से ज़्यादा प्लॉट आप अलॉट नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पे एक लॉ में एक बात लिखी हुई है कि मान लीजिए कि मजबूरी में 3 से ज़्यादा प्लॉट अलॉट कर रहे हैं तो चकबंदी डिफ़ॉल्ट नहीं मानी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका जो कंपनसेशन वगैरह होगा वो आपके उस प्रॉपर्टी के ऊपर, मान लीजिए कोई पेड़ लगे हुए हैं, कोई इरिगेशन फैसिलिटीज़ लगी हुई हैं, राइट, तो आपने क्या करना होगा कि उन पेड इरिगेशन फैसिलिटीज़ को, इनकी भी वैल्यूएशन का ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स, उसके अंदर इनकी भी वैल्यूएशन का प्रॉपर तरीका लिखा होता है, तो सर वो भी हम लोग कर सकते हैं। करना ही करना है, कर क्या सकते हैं।
नो टेन्योर होल्डर शैल बी अलॉटेड मोर देन, ये समझ ही लिया, राइट। इसके बाद में फिर क्या होगा, जब ये सारा कुछ हो गया तो सर प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम बनती है कि अभी किसके पास कितनी ज़मीन जाएगी, कौन से इंसान को उसके खेत के बदले कौन सा चेक मिलेगा, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद में किसकी कितनी वैल्यूएशन होगी, कौन से किसके पास पेड़ होंगे, उन पेड़ को कब कैसे कैसे निकाला जाएगा, कितना समय मिलेगा, ये सारी बातें लिखने के बाद में एक प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम बनती है। और अगेन अभी सर प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम 15 दिन के लिए, 15 दिन के अंदर आपके पास अधिकार होता है कि आप जाओ उस कंसोलिडेशन स्कीम को जो है कि ऑब्जेक्ट कर सकते हो। 15 दिन जब आप जिस दिन से नोटिस इशू किया गया हो कंसोलिडेशन स्कीम का प्रोविजनल वाली का, या फिर आपको रिसीव हुआ इनमें से जो भी तारीख पहले आई हो उस तारीख पे आप जाके जो है कि इस पे ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हो। असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर कोशिश करेगा उनको क्लियर करने को, अगर वो नहीं कर पाता है क्लियर तो वह कंसोलिडेशन ऑफिसर के पास भेज देगा, कंसोलिडेशन ऑफिसर कोशिश करेगा उसको क्लियर करने को और वो क्लियर करेगा। उसने जो सोल्यूशन दिया उस सोल्यूशन से अगर आपको लग रहा है कि ये सोल्यूशन आपके हित में नहीं है, आप उससे अग्रीड नहीं हो, तो आपके पास 15 दिन, जिस दिन ऑर्डर आपको मिला था उस दिन से 15, जिस दिन ऑर्डर बना था उस ऑर्डर के बनने वाली डेट से 15 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हो, उसको अपील कर सकते हो सेटलमेंट ऑफिसर के पास में। बट सेटलमेंट ऑफिसर का अगेन ऑर्डर जो होगा वो फाइनल होगा, और अगर आप सेटलमेंट ऑफिसर के ऑर्डर से भी जो है कि कंसेंटेड नहीं हो, सहमत नहीं हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए रिट्स के अधिकार ओपन है, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट कर सकते हैं। कंसोलिडेशन ऑफिसर जो है वो प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम को रिवाइज करेगा ऊपर आए हुए ऑब्जेक्शंस को कंप्लीट करने के बाद में, और जब वो रिवाइज कर देगा तो रिवाइज करने के बाद में वापस से वो पब्लिश करेगा, और जब ये पब्लिश करेगा तो ये प्रॉपर फुल एंड फाइनल होंगे। इसके बाद में इसमें बदलाव यूजुअली नहीं होता है। सेटलमेंट ऑफिसर शैल फिक्स द डेट। अब क्या होगा, जो बंदोबस्त अधिकारी है वो एक तारीख फिक्स करेगा, क्या है के लिए फिक्स करेगा, और वहाँ पे जाके ढोल नगाड़े के साथ से पीटा जाता है कि इस तारीख को, और उस तारीख को क्या होगा, on and after said date the tenure holder shall be entitled to enter the possession of the plots allotted। मतलब क्या हो गया कि पुरानी ज़मीन खाली करने, अब जो जिसके पास नए वाले ज़मीन की एक्चुअल में जो पोजीशन की बात आती है, ठीक है, तो वो कब्जे लेने की बात आती है, तो उस तारीख के बाद से आप कब्जा ले सकते हैं जाके। नेक्स्ट चीज़ सर अपने को समझनी पड़ेगी कब्जा लेने के, अब जब ये डेट डिसाइड हो गई कब्जा लेने की, ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग पोजीशन एवरी टेन्योर होल्डर गेटिंग ट्रीज, wells and other improvements existing on the plots allotted to him in pursuance of the enforcement of the final consolidation scheme shall be liable for the payment of any pay to the former tenure holder thereof compensation, wells and other improvements allotted to him to be determined in the prescribed manner। अब मान लीजिए कि सर पुराने ओनर जो हैं shall be liable for the payment of the pay to the former, तो पुराने ओनर की अगर कोई भी मान लीजिए चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो, पुरानी ओनर की ज़मीन है आपको मिल गई और उस ज़मीन के ऊपर आप पुराने ओनर की कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको पुराने ओनर को उसका पैसा भी देना पड़ेगा, करेक्ट, सीधी सी बात समझ ये है। अब आगे डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर जो होगा कंसोलिडेशन, वो एक नोटिस इशू करेगा, किस चीज़ के लिए, वो नया मैप फाइनल कर देगा उस कंसोलिडेशन स्कीम के बिहाफ पे, नए खसरे वगैरह बना देगा, और जो है कि ये इंस्पेक्शन के लिए कंसोलिडेशन एरिया का एक बार वापस से इंस्पेक्शन कर लेगा इसके हिसाब से। अब जो असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर होता है वो 6 महीने के अंदर जब वो स्कीम, जिस दिन से वो स्कीम आ गई उस दिन के वहाँ पे टेन्योर होल्डर्स को जो है कि उनके एक्चुअल फिजिकल पोजीशन के लिए, क्योंकि बहुत से लोग नेता टाइप के होते हैं, बहुत से लोग गुंडे टाइप के होते हैं, वो नहीं छोड़ेंगे अपनी ज़मीन, तो यहाँ पे क्या है कि आपको ज़मीन की एक्चुअल कब्जा दिलवाने का काम जो है वो सर किसका है, वो असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर का है, वो एकदम दिलवाएंगे। अब समझना है अपने को, डिलीवरी ऑफ द पोजीशन शैल नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ अ पर्सन फ्रॉम होम। अब मान लीजिए पुराने टू होम द ट्रांसफर टू द टेंट गैदर स्वाक, ये सारी बातें लिखी हुई हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्सन टेंडिंग एंड गैदरिंग द स्टैंडिंग क्रॉप्स अलॉटेड चेक कंपनसेशन एट सच रेट एंड एज। अब मान लीजिए कि जो नई ज़मीन है, नई ज़मीन के मतलब नए मालिक की ज़मीन हो गई 6 महीने के ये नोटिफिकेशन के बाद में, और पुराने वाले मालिक की कुछ फसल वगैरह उसके ऊपर उगी हुई है, तो क्या उस फसल के ऊपर नए वाले मालिक का अधिकार है? 99% नहीं है, लेकिन सर
असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर के पास में ये अधिकार क्षेत्र होता है कि वो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही हो कि नहीं ये अपने को देना ही देना चाहिए, नए वाले को देना चाहिए, पुराने वाले को देंगे तो नुकसान हो जाएगा किसान का, तो उस केस में क्या होगा कि वो नए वाले के पास चली जाएगी। अदरवाइज 90% पुराने वाले के पास रहती है। तो जितने पीरियड में वो ज़मीन इस्तेमाल हो रही है नए पुराने वाले के द्वारा, तो पुराने वाले को उसका पैसा देना पड़ता है, करेक्ट। तो अगर पुराने वाले की चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो नया पैसा देगा, और नए वाले की ज़मीन पुराने वाले ने इस्तेमाल की तो पुराना वाला नए वाले को पैसा देगा। बड़ी सिंपल है। अगर असिस्टेंट कमिश्नर डिसाइड करता है कि जो क्रॉप खड़ी हुई है ना ये नए वाले को मिलेगी, तो वो कंपनसेशन भी डिसाइड करेगा, आधा अधूरा काम नहीं चलेगा, राइट। कंपनसेशन भी डिसाइड करेगा। और बड़ी बात यह है कि सर कंपनसेशन दिलवाएगा भी एनी पर्सन अग्री। और अगर ये जो कंपनसेशन डिसाइड हुआ है, ये कंपनसेशन पुराने वाले को लगता है कि सर ये गलत डिसाइड हुआ है, तो 15 दिन के अंदर वो एक अपील प्रेफर कर सकता है कंसोलिडेशन ऑफिसर के सामने, ठीक है। वहाँ पे उनका डिसीजन फाइनल होगा। और रिकवरी, अगर मान लीजिए वो जो नया वाला बंदा है वो पैसे नहीं दे रहा है, तो उसकी जो रिकवरी होगी वो एरियर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो सरकारी पैसे के तरीके से वसूली की जाएगी उसकी, करेक्ट। अब मसले सर कंपनसेशन ऑफ द लैंड कंट्रीब्यूटेड बाय द टेन्योर होल्डर फॉर द पब्लिक पर्पजेस। अगर किसी की जमीन कम होती है ड्यू टू ग्राम सभा की जमीन, मतलब वो पब्लिक पर्पजेस के लिए जा रही है, ग्राम सभा के ओनरशिप में जा रही है, तो सर उनको कंपनसेशन भी दिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट शैल फिक्स द अमाउंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशंस। तो ओके, पहले तो ऊपर वाली बात और एक बार समझ लेते हैं। उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, एक तरीके से एक्विजिशन हो जाएगा यहाँ पे जमीन का, किसका, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी का पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी बन जाएगी, पब्लिक गवर्नमेंट के द्वारा उसका एक्विजिशन हो जाएगा, करेक्ट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट ये जो पूरा इतना ज़्यादा आपके लिए काम किया गया, इस सारे काम के बदले में एक अमाउंट सेट करेगी, और वो अमाउंट जो है कि कंसोलिडेशन फी सेट करेगी एक तरीके से, और वो आपसे रिकवर किया जाएगा। और उसको रिकवरी के लिए भी एक प्रॉपर आपके उस स्टेटमेंट के अंदर जो है कि क्लॉज होगा कि ये कैसे रिकवरी की जाएगी। डायरेक्टर ऑफ द कंसोलिडेशन एंड डिप्टी डायरेक्टर कंसोलिडेशन, सेटलमेंट ऑफिसर कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन ऑफिसर, ये सारे जो लोग होंगे ये सिविल कोर्ट के तरीके से काम करेंगे। सर बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। तो इनके पास सर समन करने की पावर है, इनके पास डॉक्यूमेंट कॉल करने की पावर है, इनके पास एफिडेविट के ऊपर कोई बात लेने की पावर है, ओथ दिलवाने की पावर है, इनके पास में आपको बुलवाने की पावर है, ठीक है। तो जो भी सिविल कोर्ट्स के पास का अधिकार क्षेत्र होता है वो सारा कुछ इनके पास में भी है, करेक्ट। अभी अगर मान लीजिए इसके अंदर आपने कोई भी खुराफात की, कोई छेड़खानी की इस कानून के अंदर, तो यहाँ पे अमाउंट तो बड़ी कम है। आपको जो है कि हर एक खुराफात के लिए 1000 रुपये तक का आपको छूट। मान लीजिए कि कोई कंसोलिडेशन ऑफिसर है या असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर है, वो जाके नपाई कर रहा है, खंबे गाड़ रहा है, ठीक है, चूना डाल रहा है, आप जाके उसको मिटा दे रहे हो, तो जितने भी आपने गुनाह किए होंगे हर गुनाह के लिए आपको 1000 रुपये की पार मिलेगी। लेकिन ये जो पैसा है ये पेनल्टी के अलावा अगर वो चाहेगा तो वहाँ पे आपको इम्प्रिजनमेंट भी करवा सकता है, उसके ऊपर कोई भी छूट नहीं है, करेक्ट, वो उसकी चॉइस के ऊपर है। अब जैसे जब भी कभी कोई ट्रांसफर का केस होता है तो सर वहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि प्रॉपर सेल डीड बनती है, तो यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस तरीके के ट्रांसफर्स के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बाय लीगल प्रोसेस ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कंप्लीटेड माना जाता है। एज सून एज मे बी after fresh maps and records have been prepared, the state government shall issue notification and official gazette। भाई उसके बाद में क्या किया जाएगा कि ये जो काम था हमारा ये कंप्लीट हो गया, इस चीज़ के ऑफिशियल गजट के अंदर एक नोटिफिकेशन निकाल दी जाएगी सेक्शन 52 के अंदर, राइट, कि अपना ये काम कंप्लीट हो गया। अब क्या है, इन केस ऑफ द यूनिट इन रिलेशन टू वेस्ट नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 52 हैज बीन इशूड, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है सर। अगर कलेक्टर को ऐसा लगता है कि ये जो काम किया गया है वहाँ पे किसी एक वजह से, जैसे चेक रोड्स नहीं अच्छे से, चेक रूल्स अच्छे से नहीं बने हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे लोगों को परेशानी होगी, तो वो क्या करेगा, वो उसके पास में या तो वो अपने आप, मतलब उसको ऐसा खुद से महसूस होता है, वो जाके विजिट करता है, या फिर 10% से अधिक, 10% या उससे अधिक लोग उस गाँव के, उस पर्टिकुलर यूनिट के लोग जाके एक एप्लीकेशन करते हैं। कितना, 6 महीने के अंदर, जब ये जो है कि आपका काम खत्म हो गया, उसके 6 महीने के अंदर जब ये नोटिफिकेशन करते हैं,
तो इन दैट केस वो कंसोलिडेशन ऑफिसर के पास में, अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन ऑफिसर के पास में एक नोटिस करेगा और कहेगा कि भाई कंसोलिडेशन ऑफिसर हमको ये वाली समस्या है, आप इसका समाधान करो। तो कंसोलिडेशन ऑफिसर क्या करेगा कि वो पुराने तरीके से, पुराने रूल्स जो भी उसने बनाए थे उनको इम्पोज करते करते थोड़ा कोशिश करके जो है कि उसको सही करेगा और जो है कि अपनी रिपोर्ट लाके डीएम साहब को, जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब होंगे, उनको सौंप देगा कि साहब हमने आपकी बात मान ली है और अब ये सारा काम कंप्लीट हो चुका है। Assistant officers shall thereupon, after ascertaining the informally the wishes of many tenure holders of the unit as he considers practicable, prepare a draft plan in prescribed form, प्रपोजिंग मतलब वो प्लान बनाएगा और उसके बाद में उनको प्रपोज करेगा और पुराना जितना भी अपना प्रोसेस था कि 15 दिन के अंदर नोटिस और ये सारा जो है वो हो सकता है, वैसे उस तरीके से फॉलो किया जाएगा। और उसके बाद में 15 दिन का टाइम रहता है कि वो सेटलमेंट ऑफिसर के सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्शंस आते हैं तो उनको वो क्लियर करे और ये क्लियर करने में ऊपर लिखे हुए लॉ को जो है कि जैसा जैसा कानून है वैसा ही कानून यहाँ पे हम इम्पोज करते हैं और ये काम करते हैं। अगर असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर डू नॉट डिस्पोज द केस तो वहाँ पे क्या होगा, कंसोलिडेशन ऑफिसर के पास केस फॉरवर्ड हो जाता है और कंसोलिडेशन ऑफिसर को अपना काम आगे करना होता है, उसका डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा, राइट। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द चेक्स बिटवीन द टेन्योर होल्डर्स, ये भी है कि अगर मान लीजिए कि किसी को कोई चेक अलॉट हुआ और किसी को कोई चेक अलॉट हुआ, कोई आदमी कोई खेती करना चाहता है, कोई आदमी दूसरी खेती करना चाहता है, तो इन दैट केस क्या करना होगा अपने को कि वो पर्टिकुलर कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग में सेटलमेंट ऑफिसर के पास जाएंगे और बोलेंगे कि साहब हम 2 लोग हैं, हमको ये वाला चेक अलॉट हुआ है, इनको ये वाला चेक अलॉट हुआ है, हम चाहते हैं कि हमारे चेक आपस में बदल दिए जाएं। तो अगर कंसोलिडेशन ऑफिसर को सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ ये सही चीज़ है तो बदल सकता है, कोई आपत्ति नहीं है सर इस चीज़ में। तो सर ये कंसोलिडेशन चकबंदी का पूरा कानून है जो उत्तर प्रदेश के अंदर लागू होता है। बहुत सी जगह पे हम लोगों को कानून के साथ में ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल लेवल पे डिफरेंट होती हैं। तो अगर आपको कभी भी चकबंदी से रिलेटेड कोई समस्या होती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बेसिकली पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं आपके जवाब देने के लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।